नमस्कार, खबरों का डेली डोज देख रहे हैं आप। एक बार फिर से हाजिर हैं देश और प्रदेश की वो महत्वपूर्ण खबरें लेकर के जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल आज का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। विवाह समारोह का दौर चल रहा है। हो सकता है आपके पास में निमंत्रण आए हों और शादी समारोह में आप जा रहे हों। ऐसे ही कुछ झलकियां इन तमाम वैवाहिक समारोह से निकल कर के जब सामने आती है तो वहाँ पर ऐसा लगता है मानो कई राजनीतिक समीकरण आकार लेने जा रहे हों। अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है, अजमेर में एक कांग्रेस विधायक के भाई की शादी थी और वहाँ पर तमाम सियासत के कारिंदे, सियासत के तीमारदार पहुँचते हैं और वहाँ पर चर्चाएं शुरू होती हैं। और चर्चाएं वहाँ तक शुरू होती तब तक तो ठीक है, लेकिन जब जातीय राजनीति की बात होती है तो वहाँ पर चर्चाएं आम नहीं रहती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शादी में पहुँचे थे और साथ में पहुँचे थे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हालांकि एक ये माना जाता है कि एक रहस्य अभी तक बना हुआ है कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। केवल सामान्य जानकारी के तौर पर आपको बता दूं तो यह हवाला दिया गया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा था। लेकिन शादी समारोह में जब पहुंचे और अशोक गहलोत के साथ में जो मजाकिया अंदाज में उन्होंने बातचीत की, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब मान लीजिए पूर्व उपराष्ट्रपति स्वस्थ है। क्या वाकई में राजनीति ऐसी चीज़ होती है कि कुछ समय के बाद में जब आपके ऊपर से भार हट जाता है तो आप एक बार फिर से उन्हीं हंसी और ठिठोलियों में लौट आते हैं। लेकिन बहरहाल इन दोनों की मुलाकात ने कई नए राजनीतिक शगुफों को जन्म दे दिया है। यानी कि यूँ माना जा रहा है कि वाकई में राजस्थान में जाट राजनीति का नया क्षत्रप तैयार करने की कवायद की जा रही है। या ये भी कहा जा रहा है कि आज जगदीप धनखड़ अब बीजेपी से मोह भंग करके एक बार फिर से अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं और वो भी कांग्रेस के साथ में। क्या वाकई में हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान की जाट राजनीति के क्षत्रप माने जाते हैं, अब उनको चुनौती देने के लिए जगदीप धनखड़ बहुत जल्द राजस्थान की राजनीति से मैदान में उतरने वाले। मेरे सहयोगी ब्रजेश शर्मा मेरे साथ मौजूद है, साथ ही उमंग माथुर, तमाम जो लोग हैं मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और ये उन चीज़ों को भली भांति जानते हैं और ये समझने का और समझाने का प्रयास भी करते हैं दरअसल राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति में चल क्या रहा है। ब्रजेश के पास सबसे पहले आएंगे क्योंकि फागुन का मौसम है और पुरवाई का जिक्र अक्सर ये करते हैं क्योंकि पूरब से आने वाली हवाएं सेहत को लेकर के काफ़ी फायदेमंद कही जाती हैं और ऐसा लगता है कि जिस सेहत को लेकर के जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था ब्रजेश, सेहत में सुधार है और राजनीति में बयार है और दोनों की हंसी ठिठोली और ये वीडियो वायरल सोशल मीडिया हैंडल्स और तमाम कयास किस तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए, फागुन का मौसम आ गया है और पूरब की हवाएं काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं बुज़ुर्गों के ऊपर। खासकर बुज़ुर्ग जब ये ऐसे हों कि बहुत अनुभवी हों तो उनके लिए पूरब की हवाएं सुखद संदेश भी लेकर आती हैं। और इस बार एक नया करिश्मा राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से जगदीप धनखड़ और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है, वो भी एक शादी समारोह के दौरान। इस दौरान तो बेहद हास्यास्पद माहौल था, वहाँ पे खुशी का माहौल था। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था शगुफों की दावत थी, शगुफों की दावत भी थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि सेहत पर कोई खास असर पड़ रहा है। इससे पहले राजभवन में मुलाकात, तस्वीरें आती हैं हंसते खिलखिलाते, वहाँ से हंसते खिलखिलाते तस्वीरें आती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है राकेश जी कि राजस्थान की राजनीति में एक नई लकीर खींचने जा रही है और वो लकीर जो है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। ऐसा माना जाता है कि जो धनखड़ साहब है वो पूरी तरह से राजस्थान के, चाहे जाट हों, हरियाणा के जाट हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जाट हों, उनके बीच में गहरी पैठ रखते हैं। और उनका गहलोत साहब से मिलना और गहलोत साहब से मिल के एक ऐसी तस्वीर सामने आना जो कि कई दिलों पर सांप लौटने के लिए मजबूर कर देता हो। जिस तरह से बीजेपी में आज हाशिए पर जाट समाज को धकेला जा रहा है और कांग्रेस जो कि अपनी छवि सुधारने का लगातार काम कर रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको जाट विरोधी नेता के तौर पर काफी समय तक कहा जाता है, उन्होंने डोटासरा को इसीलिए आगे बढ़ाया था कि कहा जाए कि डोटासरा जाटों के समीप जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डोटासरा को जिस तरह से जाटों में उनकी घुसपैठ बन सके। हालांकि उन्होंने अच्छा प्रयास किया और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, जिस तरह से डोटासरा साहब ने नचा रखा है पूरे राजस्थान। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि डोटासरा साहब और हरीश चौधरी अशोक गहलोत साहब की खींची हुई सीमा से बाहर जा रहे हैं और इसीलिए नया क्षत्रप तैयार करने की कवायद है। राजनीति के पीछे कुछ भी हो सकता है और गहलोत साहब से बड़ा जादूगर इस राजस्थान में कोई है नहीं। कहा जाता है कि कई मुख्यमंत्रियों को और कई लोगों को उसकी जो सपने थे उन्होंने पालने से इनकार कर दिया कि आप सपने मत पालिए, हम जो चाहेंगे वही होगा, इस जाजम पे वही बैठेगा जो इसको हम चाहेंगे। तो अब जो है वो जाट राजनीति, जो आप जानते हैं कि जाट बाहुल्यता राजस्थान में है और वो जिस तरफ जाट जाता है उस तरफ सत्ता की जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। तो अब जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में खासतौर पर शेखावाटी जो है बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा लूप होल है और बहुत बड़ी चुनौती है शेखावाटी में। झुंझुनू हो, मतलब बड़े इलाके, चूरू हो, वहाँ से राजेंद्र राठौड़ मात खा चुके हैं
जो जिसकी चर्चा आजकल बड़े आम तौर पे देखी जा रही। तो ये जो दो नए छत्रप मिले हैं और जिस तरह से बीजेपी के माथे पे सिकन की लकीरें देखी जा रही है, क्योंकि अगर जाट एक बार मूव होता है तो इसका मैसेज केवल राजस्थान तक नहीं रहता है, वो मैसेज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तक जाता है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उससे पहले दोनों जगहों पे सेमीफाइनल होने वाले हैं पंचायत के। और पंचायत में अगर जाट समाज थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश है। इसको नया शगुन मिलेगा। इसी कवायद में तो कांग्रेस लगी है। आज हमारे जो पूर्व सीएम साहब देख रखते हैं, सुनते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल देखिए, वैवाहिक समारोह की झलकियाँ काफ़ी मज़ेदार होती है। आप भी कभी जाएं और इस प्रकार की वीआईपी शादी में अगर आप जाएं तो निगाह बना करके रखिएगा कौन विधायक कौन मंत्री उस शादी में पहुंच रहे हैं और वो बैठ किसके पास में रहें और वहाँ का माहौल कैसा है। हालांकि एक औपचारिक मुलाकात के अलग मायने होते हैं, लेकिन जब दो धुर विरोधी पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति बैठते हैं तो काफ़ी कुछ राजनीतिक मायने उसके निकाले जाते हैं। और मैं अक्सर ये बातें क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये इसके वाकई में कई राजनीतिक मायने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है जाट बाहुल्य इलाका माना जाता है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना उसका एक वर्चस्व, अपना एक प्रभाव है। दूसरी बात, राजस्थान में जो शेखावाटी अंचल है वो पूरी तरीके से बीजेपी अभी तक उसको आज तक फतह नहीं कर पाई है, क्योंकि वो एक कांग्रेस का कोर वोटर वहां पर रहता है जो जाट समाज माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ साहब के उपराष्ट्रपति बनने से पहले तक की तमाम जो कहानी है, खासतौर पर राज्यपाल भी बने, पश्चिम बंगाल में भी वो रहे, उनका जो डेडिकेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा तो पार्टी ने उन्हें नवाजा और वो उस स्थान तक पहुंचाया जहां तक वो उनको पहुंचाया जा सकता था। हालांकि अभी के मामलों में यही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से जो है इस्तीफा दिया गया था, लेकिन अभी भी कांग्रेस यही पूछती है कि उपराष्ट्रपति जी ने आखिर इस्तीफा दिया क्यों था। लेकिन अब ये मुलाकात जब एक दिन पहले होती है तो कई लोगों के जो चेहरे वो सुर्ख लाल हो जाते हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देख रहे हैं कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो है जगदीप धनखड़ साहब के साथ में बैठ कर के किस तरीके से बतिया रहे हैं और खासतौर पर उस बतियाने में कई बार राजनीतिक शिकन भी आता है, कई बार मुस्कुराहट ऐसी भी आती है मानो काफ़ी लंबे समय से बिछड़े हुए भाई एक साथ मिलकर के बातें कर रहे हैं। उमंग जी, आपसे जानना चाहेंगे, विधायक महोदय के भाई की शादी थी और नए शगुफों की दावत मिल चुकी है और ऐसा लग रहा है, मान लीजिए राजस्थान में नए राजनीतिक समीकरण, और खासतौर में एक जिक्र कर रहा हूँ हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा की इन दिनों की जो परफॉर्मेंस है वो खासतौर पर कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान के सामने बहुत गुड कही जा रही है, बहुत अच्छी कही जा रही है। तो क्या अशोक गहलोत, उनकी जो गुड लिस्ट है वो अशोक गहलोत के लिए चुनौती है? तो ऐसी स्थिति में क्या अशोक गहलोत वाकई में नया क्षत्रप, वो भी जाट समाज से, राजस्थान में पैदा करने की तैयारी में? बिल्कुल राकेश जी, कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि ब्रजेश ने भी कहा, अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। सबसे पहले तो उन्होंने गेट पर जगदीप धनखड़ से बात करके अपनी जादूगरी की एक मिसाल पेश करी। फिर उसके बाद जिस स्टेज पर आकर्षण का केंद्र दूल्हा और दुल्हन होने चाहिए थे, उस स्टेज पर आकर्षण का केंद्र खुद अशोक गहलोत बने। आपने देखे होंगे वो विजुअल भी, जब अशोक गहलोत उस मंच उस स्टेज पर खड़े होकर अपना हाथ हिला रहे थे और उनके सामने हज़ारों की भीड़ थी, मतलब एक चुनावी रैली जैसा। मतलब उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन उस शादी में कर दिया। शक्ति प्रदर्शन करने के पीछे और वजह ये थी क्योंकि वहाँ पे एक बड़े नेता और भी आए थे। हाँ, नाम हम रख सकते हैं, सचिन पायलट की मौजूदगी वहाँ थी, तो हो सकता है शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा था। मतलब इस शादी के बहाने मैं कह सकता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी के कई आयाम वहाँ पर स्थापित किए। रही बात हरीश चौधरी और डोटासरा जी की, जिस प्रकार से आपने बात करी कि केंद्र कांग्रेस का जो केंद्र है वहाँ पर उनकी बखूबी जो उन्होंने काम करे हैं, भले ही अब वो काम किसी अंजाम तक पहुँचे हों या ना पहुँचे, लेकिन जो मेहनत उन दोनों ने करी है कांग्रेस में रहकर, डोटासरा ने राजस्थान में रहकर, हरीश चौधरी ने पायलट और अशोक गहलोत की जंग के बीच में, उस जंग के बीच में, होटलों की राजनीति के बीच में, अगर हम डोटासरा और हरीश चौधरी का जो काम हम देखें, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। हालांकि ठीक है, वो मध्य प्रदेश पंजाब के भी रहे हैं, पंजाब के भी रहे हैं, और अभी फिर से उन्हें एक जिम्मेदारी दी हुई है। हरीश चौधरी को एक और नई जिम्मेदारी से नवाजा गया, यानी कि लगातार हरीश चौधरी कांग्रेस आलाकमान के गुड लिस्ट में आते जा रहे हैं। और शायद ये वजह है क्योंकि अशोक गहलोत को, जैसे बीजेपी के बारे में हम कहते हैं कि बीजेपी 365 डेज़ की राजनीति करती है, वैसे ही अशोक गहलोत के बारे में भी कहते हैं कि वो 24/7 की वो राजनीति करते हैं। अगर वो उठते बैठते सोते और कुछ भी वो बोलते हैं उसमें भी राजनीति होती है। और जगदीप धनखड़ से लाइन भी बोलते हैं, राजनीति में जो कहा जाता है उसके मायने कई अलग होते हैं। और गहलोत और जगदीप धनखड़ की जो मुलाकात हुई है वो कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, 90 मिनट की वो मुलाकात थी। और
जगदीप धनखड़ की शुरुआत ज़रूर बीजेपी की जो मदर पार्टी है जनता दल उससे हुई थी, लेकिन उसके बाद में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे उस मंत्रिमंडल में भी वो रह चुके हैं, बीजेपी से टिकट जीत कर वो बीजेपी में भी रह चुके हैं और वापस वो कांग्रेस में भी चले गए थे। अगर मैं साल की बात करूं तो 1993 में कांग्रेस का टिकट पर आइडियोलॉजी मैच नहीं हो पाई। आइडियोलॉजी मैच नहीं हो पाई और कांग्रेस से निकल के वो वापस बीजेपी में गए, उपराष्ट्रपति पद तक वो गए। लेकिन अब ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से पूरा घटनाक्रम हमने देखा उपराष्ट्रपति पद के दौरान, कई मर्तबा वो प्रधानमंत्री के भी विरोध में वो आ गए थे और उसी अब जो सार्वजनिक मंचों पर आ रहे, देखिए मेरा सवाल ये भी है, काफ़ी समय से वो अस्वस्थता का हवाला देकर के उन सवालों से बचते रहे, लेकिन अब जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर वैवाहिक समारोह में पहुंच रहे, क्या वाकई में अब कुछ नया करने की इच्छा जाग चुकी है उनके मन में? देखिए धनखड़ साहब पूरी तरह स्वस्थ हैं और पूरी तरह एक्टिव है और उतने ही एक्टिव है रहना भी चाहिए। रहना भी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि और एक्टिव रहें और उतने ही एक्टिव है जितना एक जैसा कि गहलोत साहब कई राजस्थान की हम बात कर रहे हैं इसलिए कि कई मरतबा गहलोत साहब ये सवाल उठा चुके हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ को कैद में क्यों डाला गया है, वो अस्वस्थ है, मैं ऐसा मान नहीं सकता, ऐसा वो बाहर क्यों नहीं आ रहे, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया, ठीक है भाई अब आपको जो नरवड़े साहब को भी कहा था राहुल गांधी के हिसाब से कि आपको जो उचित लगे वो करो। लेकिन ये है कि अशोक गहलोत जिस तरह से राजनीति के जादूगर हैं राजस्थान में, हालांकि समय समय पर उनको अन्य अन्य प्रदेशों की जिम्मेदारी मिलती रही है वहाँ प्रभारी के तौर पे। थोड़ा सा आपको राकेश जी पीछे ले चलते हैं आपको, आप उत्तर प्रदेश पे चलिए। अभी राजस्थान में चुनाव नहीं है, अभी हरियाणा में चुनाव नहीं है, पंचायत चुनाव को हम सेमीफाइनल के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट सरकार पे नहीं दिखता है। आप चलिए 27 के चुनाव, जातिगत इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है। जाते आप उत्तर प्रदेश में चलिए जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमने उमंग जी ने बात की थी इसको लेकर कि नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, यही चुनौती है। अब आपको चलिए वहाँ पे एक समीकरण ये बन रहा है कि जिस तरह से जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है, तो क्या अशोक गहलोत की ऐसी कोई जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाटों को साधने के लिए धनखड़ साहब को उत्तर प्रदेश तक ले आए कि हम 27 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में पश्चिम से जाकर पूरब तक सीटें निकाल पाएं? ऐसी कोई जिम्मेदारी दी गई है? या अगर दी गई है तो बार बार वो सवाल उठाते रहे थे कि हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं धनखड़ साहब को, वो अस्वस्थ तो नहीं है। और मुझे लगता है इस मुलाकात में उनको पता भी चल गया हो कि अस्वस्थ तो बिल्कुल नहीं है, मीडिया को भी पता चल गया कि अस्वस्थ तो नहीं है। तो ये पीछे की जो जाजम बैठ रही है, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो जाजम बिछाया जा रहा है, ये टास्क इसलिए भी दिया गया हो क्योंकि 28 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस समय जो नेतृत्व को लेकर के अक्सर ये पूछा जाता है कि हाँ राजस्थान में नेतृत्व कौन करेगा, तो अगर जो व्यक्ति इस टास्क को पूरा करता है शायद राजस्थान में कांग्रेस का सीएम फेस वही बनेगा। तो ये केवल राजनीति राजस्थान की नहीं है, आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसको सबसे जोड़िए। आप देखिए जिस तरह से अभी पंजाब में कुछ दिन बाद चुनाव होंगे, वहाँ भी जिस तरह से जाटों की राजनीति है, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में कुछ खास होता नहीं है, कांग्रेस वहाँ घेरने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर हो सकते हैं, हमारी भाषा में कहें तो कीवर्ड हो सकते हैं वहाँ पे, और बीजेपी को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना, दोनों तरफ से हमला करने की तैयारी। देखिएगा इसमें एक मेरी बात ये भी है, जिस दिन अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुआ उसके कुछ समय बाद में ही एक किसानों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ भी हुई कि ट्रेड डील में किसानों के साथ कुठाराघात हो गया है। हालांकि उसका जो मजमून है वो आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति पर आ चुकी थी राहुल गांधी के जरिए। उसके बाद में जो किसान आंदोलन को लेकर के राकेश टिकैत जो अक्सर एक्टिव रहते हैं उनका बयान आता है, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से गन्ना किसानों को लेकर के। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो समीकरण राकेश जी बन रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से मुसलमानों से इमरान मसूद एक बड़े नेता हैं वहाँ के, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि इनका मुंह बंद करा दीजिए, नहीं तो हमारे गठबंधन पर दिक्कत हो सकती है। तो कांग्रेस ने उनको बुला के कान खींच दिए उनके, उन्होंने कहा भाई वो चुप हो गए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पास मुसलमानों का एक पैठ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश मुसलमानों का एक, अखिलेश यादव का खुद के पास बड़ा एक वोट बैंक है। जाटव जो हैं वो बसपा से मूव होके समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो बीजेपी को घेरने के लिए, और जो इनकी पार्टी पॉलिटिक्स खुद की बीजेपी की चल रही है वहाँ पे योगी वर्सेज अन्य, तो उसमें जो बीजेपी फंसी हुई है पूरी तरह, अपनों से अपनों की लड़ाई जो अगले पे हम बात करने वाले हैं, अपनों से अपनों की लड़ाई में तीसरा जो तीमारदार बनने की कोशिश है, कहीं ना कहीं उस तीर बनने की कोशिश है वो गहलोत साहब को दिया गया हो कि आप वो तीर भी बनिए जिससे कि हम किला भेद पाएं। और वो मुसलमानों, राकेश जी, मुस्लिम, जाट और जाटो
यही तीन वहाँ की बहुल्य जातियाँ हैं, मुस्लिम, जाट और जाटो। जाटों को घेरने, जाटो और मुस्लिम तो ऑलरेडी भी बसपा समाजवादी पार्टी के साथ के बटे हुए, लेकिन जो जाट हैं वो पूरी तरह से बस भाजपा के साथ नजर आते हैं। तो हो सकता है कि जयंत चौधरी कुछ खास इलाकों में ही मजबूत हैं। पश्चिम में फिर बता रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मायावती की भूमिका भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस समय मायावती का रुख जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की ओर सॉफ्ट है। तो बीजेपी की तरफ जाटो जो हैं, जाटो और अनुसूचित जो समाज है वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि अभी बसपा की तरफ मूव नहीं कर रहा। 24 का चुनाव आप देख चुके हैं, 27 के चुनाव में जिस हिसाब से मायावती अब एक्टिव मोड में आ चुकी हैं पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं एक निजी समाचार चैनल की एक प्रतिक्रिया में देख रहा था, तो उसमें बताया था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चिंता मायावती बढ़ा सकती हैं मुस्लिम और जो नीची जाति के जो वोट हैं उसको लेकर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मायावती को। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आ रहा था, देखिए वो मैं एक बार बात पूरी करता हूँ अपनी। देखिए उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया और यही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है ये पंजाब में भी दोहराया जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन प्लस जाट वोट बैंक, यानी कि इनको एकजुट करके बीजेपी को घेरने की तैयारी के तहत उन तमाम बड़े जाट दिग्गजों को पार्टी के एक मंच पर लाने की तैयारी है, और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शायद इसकी जिम्मेदारियां दी गई हों, और यही कारण है कि वो जाट राजनीति के जो बड़े चेहरा हैं। देखिए जब पार्टी का ये मान के चलिएगा कि जब बीजेपी का उत्थान चरम पर था तो एक लहर चली, और उस लहर में कई लोग जो नहीं जीत सकते थे वो भी जीते थे। हो सकता है जयंत चौधरी जो है उसी भावावेश में आकर के पार्टी में शामिल हुए हों, पार्टी के साथ में गठबंधन किया हो। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस का 2027 उत्तर प्रदेश अपने आप में महत्वपूर्ण है और 2028 राजस्थान में भी होना है, तो जाहिर सी बात है जाट राजनीति और को अपने पाले में लाने के लिए उन तमाम जाट नेताओं को अब फ्री नहीं होने देंगी, और उनके चारों तरफ डोरे डाल करके किस तरीके से उस वोट बैंक को अपने फेवर में लाया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल, जाटो, मुस्लिम और यादवों की जो ये जो कॉम्बिनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की लकीरें खींच रहा है। उनके माथे पे सिकन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप पूर्व उपराष्ट्रपति को आपने देखा कि वो बैठकर लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, जाटों में बैठ रहे हैं, किसानों के बीच में जाके बैठ रहे हैं, तो अस्वस्थ तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे लग रहा है उनकी इस एक्शन से बीजेपी अस्वस्थ होने वाली है, और बीजेपी को अपनी अस्वस्थता पे मरहम लगाने के लिए ध्यान देना चाहिए। बीजेपी अस्वस्थ होने वाली है अभी के लिहाज से ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, क्योंकि अब जैसे ब्रजेश के मोस्ट कुछ भी हो सकता है, और फिलहाल अभी से इस बारे में कोई आकलन करना इस समय बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी मैं मायावती पे लौटूंगा। मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खुले हैं, और जिस हिसाब से सॉफ्ट रुख बीजेपी की तरफ देखता हुआ लग रहा है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि एक लंबी राजनीतिक दूरी मायावती की हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र की सत्ता में उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन केंद्र की सत्ता में कुछ भी भागीदारी उन्हें नहीं मिल पाई। हालांकि इंडी गठबंधन में भी वो जुड़ने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन खुद ही उससे छिटक के बाहर आ गई। कहीं ना कहीं मायावती राजनीति का स्वाद जो वो शायद भूल चुकी हैं इतने दिनों से, उसे वापस चखने की तैयारी में लग चुकी हैं, और वो बीजेपी की मदद से संभव होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दरअसल देखिएगा एक दौर हुआ करता था जब शादियां हुआ करती थी, तो अक्सर चर्चाओं का केंद्र बिंदु ये हुआ करता था कि शादी में क्या बना है, खाने में खास तौर पर, और ये हम सबका शौक रहा है, कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी हैं, इंतजामात क्या क्या हैं, किस तरीके के नाश्ते लगे हैं तमाम लोग। लेकिन परसों जो शादी हुई उसमें चर्चाएं कुछ और थी, वो राजनीतिक चर्चाएं थी, और जब दो दिग्गज बैठते हैं तो दूल्हा दुल्हन से लेकर के शादी के इंतजामात तक सब यानी कि दूसरे दोयम दर्जे के हो चुके थे। वहाँ पर चर्चा सिर्फ एक ही थी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसी दौरान एंट्री होती है पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की। दरअसल कांग्रेस भी, बीजेपी भी जिस अंदर खाने की राजनीति से जूझ रही है, कांग्रेस भी उसी अंदर खाने की राजनीति से जूझ रही है। अब स्थिति ये आ चुकी है कि आलाकमान को खुश करने के लिए राजनीति के दावपेच कौन ज़्यादा बेहतर आलाकमान के सामने मुहैया करवा सकता है। ऐसी स्थिति में ये तमाम चीज़ें की जा सकती है, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं, ब्रजेश ने और उमंग ने जो कहा वो वाकई में सोचने वाले हैं कि वाकई में जाट राजनीति को लेकर के कांग्रेस प्रोएक्टिव हो गई है, क्योंकि राजस्थान में तो अपना शेखावाटी को लेकर के कांग्रेस का एक अपना प्रभाव है, लेकिन अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की जाजम अभी से बिछाई जा रही है, और उस जाजम का
उसका असर पंजाब में रहने वाले जाट किसानों तक कैसे जा सकता है, इसको लेकर के शायद कांग्रेस का थिंक टैंक लगातार काम करने में लग गया है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता इन तमाम मुलाकातों को देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है इन पर ऐसा कोई राजनीतिक बयान उनका नहीं आना है, लेकिन चिंता जरूर हो गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ कैनवास। नमस्कार।